नमस्कार दोस्तों, शख्सियत इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने विश्व स्तर पर आपसी सद्भाव और भाईचारा फैलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। उनका नाम है डॉक्टर M.A. नजीब। डॉक्टर M.A. नजीब साहब वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं एशिया पैसिफिक के, और विश्व स्तर पर मानवता की भलाई के लिए सारे देशों को एकजुट कर यूएनओ की मदद करने में लगे हैं कि किस तरह से पूरे संसार में शांति स्थापित हो और एक देश दूसरे देश पे जिस तरह से आक्रमण करता है या सत्ता हथियाने के चक्कर में रहता है उसमें भी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकें। इसके लिए श्री नजीब साहब को पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक देश से दूसरे देश के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव होता है तो उसमें भी वे एक दूत की भूमिका में नज़र आते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नजीब से और जानना चाहते हैं कि वे अपनी इस भूमिका को और किस स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूरे संसार में बंधुत्व स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, सद्भाव हो और सब लोग प्यार और मोहब्बत से अपने राष्ट्र में रहें और दूसरे के ऊपर अन्यथा आक्रमण ना करें। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर M.A. नजीब से। सब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जो है पूरी दुनिया में जो है शांति स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरी दुनिया में एक देश दूसरे कमज़ोर देश पे आक्रमण करता है या किसी तरह से जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसको जो है अपने मातहत करना चाहता है, प्रभावित करके जो दबाव बनाना चाहता है। इन स्थितियों से जो है आप कैसे दो चार होते हैं और इनको निपटने के लिए आप अपने स्तर पर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किस तरीके की जो रणनीति बनाते हैं जिससे जो दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है उसको निपटाया जा सके। दिलचस्प सवाल है आपका। एक्चुअली मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ दे दूं आपको कि हमारे काम का फंक्शन किस तरह से होता है और हम करते क्या है। आई माई सेल्फ डॉक्टर M.A. नजीब, we work and support the activities of United Nations as International Peace Ambassador by UPF, which is Office of United Nations, UN Plaza, New York, USA. So we have peace embassies in 178 countries in the world, and also the position of peace ambassador, which is given to me, it is given to most of the country presidents, prime ministers, governors, first ladies, and most of the bureaucrats and diplomats. And there are many chapters of UPF which are connected with UPF and working in association with UPF. Well-known chapters like International Association of First Ladies, which is associated to UPF, and also International Association of Parliamentarians for Peace, International Association of Academicians, International Associations of Journalists, Worldwide Journalists. They all are associated with us. So we work for United Nations, and our main aim and objective is that we promote the peace and humanity in the world under the banner of UN.
and through the banner of UN. यूनाइटेड नेशन जो है उसका भी मकसद है कि पूरे विश्व में शांति हो, एक शक्तिशाली देश दूसरे पे अपना दबदबा ना दिखाए और किसी तरह से उसको प्रताड़ित ना करे। बावजूद इसके आप देखिए कि फिलिस्तीन और इजराइल के मामले को अभी तक जो है पुख्ता तरीके से नहीं निपटाया जा सका है। इसकी क्या वजह है? आपका जो सवाल है कि एक जो है ना ताकतवर देश एक कमज़ोर देश को जो है ना मतलब अपना जो है ना ताकत दिखाता है और उसको जो है ना मतलब अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ऐसा तो मतलब एक इंसाफ के तकादे से देखा जाए तो ये बात तो रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक उसके मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। हर साल यूएन असेंबली में जो है ना 2 बार सारे मुल्क के सदर और प्राइम मिनिस्टर जमा होते हैं और सब अपने अपने मुद्दे पेश होते हैं और वहाँ पे जो है ना मतलब एक हर मुल्क इसका मेंबर है। और ये अलग बात है कि जो है ना कोई देश अपने पड़ोसी देश में कोई कमज़ोर तो साहब वो बातें, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल रीजनेबल एंड यूनाइटेड नेशन इज़ देयर टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व सच इश्यूज। जनरली सच थिंग्स हैपन्स बट देर आर अदर पावरफुल कंट्रीज हु ऑलवेज सपोर्ट towards the side of a weak country and they want to bring the equality and tranquility among them to bring the peaceful atmosphere. क्या यूनाइटेड नेशन को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है? क्या वक्त का तकाजा है कि यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए और अमेरिका जैसे देश का वीटो ख़त्म किया जाए? बड़ा आपका जो है ना इंटरेस्टिंग है, मगर ऐसा नहीं होता। एक यूनाइटेड नेशंस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसके अंडर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे बॉडीज़ हैं एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस with special consultative status. United Nations Economic and Social Council, our organization is also one of them, UP Universal Peace Federation. We demanded for that, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्योंकि एक पावरफुल लेवल पे काम करती है तो डिमांड किया है कि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ अमेरिका में नहीं होना चाहिए। जुमला यूनाइटेड नेशंस के जो है ना 3 दफ्तर ऑफिसेज हैं वर्ल्ड में, एक जो है ना ऑस्ट्रिया में होता है, एक यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है और दूसरा जो है ना जेनीवा में होता है स्विट्ज़रलैंड में और तीसरा होता है ऑस्ट्रिया में होता है। तो इनकी और मांग थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी, जब बड़ी जो है ना इजलास हुए, बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो उसमें ये मुद्दा पेश किया गया कि भाई यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को और बढ़ाना चाहिए, वो नाकाफ़ी हो रहा है। तो साउथ कोरिया में जो है ना एशिया के लिए ऑफिस के लिए मतलब बात चल रही थी, उन्होंने बताई ये बात। तो ये एक चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है कि जो है ना टोटली बर्खास्त किया जाए, ऐसा नहीं। वो मुल्क है, वो उनके पास है, मगर इसकी ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपनी मर्जी से अपने इससे जो है ना काम करता है। उनके अपने वीटो पावर्स हैं, उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनके अपने डोनेशंस है, उनके अपने जो है ना रूल्स है। और जो पुअर कंट्रीज़ है, जो लेस प्रिविलेज कंट्रीज़ है, अपने अपने जो है ना मतलब लेवल पे यूनेस्को के ज़रिए, बड़े बड़े जो है ना दूसरे मुख्तलिफ UN ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अफ्रीकन ममालिक में बहुत सारे जगहों पर काम करता है और एक लोगों को फ़ायदा उसका फायज हो रहा है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन के ऑफिसेज जो है पूरे वर्ल्ड में हैं, इसकी बजटिंग कैसे होती है और इसको स्पॉन्सर और फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं आपका छोटा सा डाउट क्लियर करते हुए ये बात कह दूंगा कि मेरे जो है ना इंटरनेशनल के 2 पद हैं, एक UPF यूनिवर्सल पीस फेडरेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस UN प्लाजा होता है, उसके लिए मैं इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हूँ। और दूसरा मेरा जो पद है एक स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र फॉर एशिया पैसिफिक बाय वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन का एक अलग रोल होता है, टोटल अलग उनका जो है ना उनकी जो ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, सर्विसेज हैं। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन UPF जो है, जिसका मैं इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हूँ, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये होते हैं। आप कह रहे हैं कि फंडिंग कैसे होती है, इनको काम कैसे होता है, क्योंकि ये इसके अंदर बड़े बड़े मुल्कों के सदर जो है ना पीस एम्बेसडर हैं, बड़ी मुल्कों की जो है ना फर्स्ट लेडीज़ और जो है ना बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, टॉप लेवल के लोग जो है ना पीस एम्बेसडर्स हैं। तो इनको डोनेशन भी आता है और UN की तरफ से मिलता है और जो है ना बड़े बड़े जो कंट्रीज़ भी इनको देते हैं। अब रिसेंटली जो है ना इस कोविड के मामले में जो है ना डोनेशन की बात आपने पूछी, तो कहूँगा मैं कि कोविड के पीरियड में मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी को $250 मिलियन US UPF के पीस एम्बेसडर के ऑफिस ने रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया कि जो है ना कोविड में गरीब लोगों की मदद की जाए और कोविड में जो ज़रूरतमंद लोगों को क्या ज़रूरत है उनको जो है ना पूरी की जाए। तो कोविड के काल में
पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। क्या चाइना को इसके लिए यूनाइटेड नेशन को दंडित करना चाहिए, उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए, आर्थिक प्रतिबंध करना चाहिए, या उसको इस गलती के लिए या दुस्साहस के लिए माफ़ी दे देना चाहिए? ना को मतलब एक कसूरवार खड़ा करने का और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से या दुनिया के मुल्कों की तरफ से कैसे विरोध किया जाए। सबसे पहले आज तक ये बात प्रूफ नहीं हो सकी। सब अपने अपने सियासी हलकों में बात होती है, लोग आपस में बोलते हैं कि भाई चाइना की तरफ से ये हुआ, ये मैन मेड है, फलाना है, बट इसकी तहकीकात अभी कंप्लीट उसके जो ना मतलब अंजाम तक नहीं पहुंची। तो इसी हिसाब से वी कैन नॉट ब्लेम एनी कंट्री दैट यू हैव डन दिस थिंग्स एंड यू आर मिस्टेकन फॉर दैट. So that is the reason no organization, no United Nations also does not have any authentic proof that you are the responsible for these things. So we cannot blame anything, anybody. So just still the research is going on for that. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर की भी बातें चल रही हैं और कुछ लोगों का ये भी ब्लेम है, आरोप लगाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी शक्तिशाली कंट्री मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं और पूरे विश्व में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना का कहर फैलाया जा रहा है. Type of questions are reasonable, but it is not authentic. Just these are the rumors, you know. We cannot say that ये ऐसे के जो ना लोगों को मारने के लिए, आबादी को कम करने के लिए मतलब ऐसे चीज़ें हो रही है क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता. क्योंकि आवाम के लिए एक जो है ना हुकूमतें ज़िम्मेदार होती है आवाम को देखने के लिए, क्योंकि आवाम की जो है ना चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं जो वज़ीर आज़म बनते हैं, जो ना मतलब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो इनकी कंधों पर जिम्मेदारी होती है. बाज़ाब्ता इनका एक सिस्टम होता है और लोगों की उनकी जो है ना मुल्क के उनके आवाम की जो है ना जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे होती है. ऐसी तो बात ये रूमर्स हो सकती है कि जो ना लोगों को भाई उसमें कुछ मिलाया जा रहा है क्या, वो कोविड का इंजेक्शन क्यों लिए हम क्यों ऐसा करें, वो कुछ ऐसा उसके अंदर कुछ मिलावट है क्या, या आबादी को कुछ कम करने के लिए ऐसा करें. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. वी आर एजुकेटेड पीपल, वी शुड सी द reality and we should study on that. Unless until we don't go into depth of that, so we should not come with any conclusion. कोरोना की महामारी को निपटने के लिए विश्व के सभी देशों ने पुख्ता इंतजाम कर लिए और बहुत ही मुस्तैदी से जो है उससे निपटने के तरीके भी खोज लिए. लेकिन भारत जैसे विशाल देश में दूसरी लहर में लाखों लोग मर गए, तो उस वक्त हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उनको जो है अपने कर्तव्य बोध का एहसास नहीं था? वो भी तो चुने हुए हैं, जनता ने ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी है. उसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हुए. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? Being a responsible citizen of the country, I cannot blame the government of India. Government of India has done their best to control this. See, you are talking about that. आप उसके बारे में जैसे कह रहे हैं, इंडिया के बारे में ऐसा है. आप ले लीजिए लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इतने कंट्रोल के बावजूद भी हाल ही तक का जो ना एक दिन में अभी तीसरी लहर का आगाज भी हो गया उनके पास, जबकि सारे इंजेक्शन लगाए गए, सारे वैक्सीनेशन ले लिए गए, फिर तीसरी लहर में कई लोग परेशान हो गए वहाँ पर. ये जो है ना हुकूमतें जिस हद तक काम करना है, जिस हद तक करना कर रही हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट. And opposition is always there to criticize the government and all. But being a responsible citizen, every citizen, I have a message for them that we should come and join the hands with the government to support the government and to bring a good result and bring the conclusion and help the people, those who are suffering with this.